बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन का। इससे पहले हम लोग आर्किटेक्चरल डिजाइन और कंपोनेंट डिजाइन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन हमारे पास एक ऐसा डिजाइन होता है जिसमें फोकस ऑन फंक्शंस के व्हाट विल द फंक्शंस एक्शन परफॉर्म, कि हमारा जो फंक्शन होगा वो कौन सी एक्शन परफॉर्म करेगा, हम इस चीज को इसमें डिस्कस करते हैं। और डिजाइन विद द फंक्शनल यूनिट्स विद ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट्स, और इसमें हम लोग जो हमारे फंक्शंस यूनिट्स होते हैं इनमें हम लोग इनपुट को ट्रांसफर करते हैं आउटपुट की तरफ। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन is comprised of many smaller systems known as functions, कि हमारे पास जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन होता है इसमें हम किसी एक सिस्टम को, जो कि एक हमारे पास कंप्लीट सिस्टम होता है, उसको हम लोग कंप्राइज कर सकते हैं मैनी स्मॉलर सब सिस्टम्स में। ये जो हमारे पास सब सिस्टम्स होते हैं इनको हम लोग एज अ फंक्शन भी लेते हैं। तो इसमें हमारा जो एक मेन प्रोग्राम होता है उसके जो मेन फंक्शंस होते हैं उन मेन फंक्शंस को हम लोग स्मॉलर फंक्शंस में डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास होता है कि व्हाट एक्शन शुड परफॉर्म अ फंक्शन, कि एक फंक्शन को कौन से एक्शन जो है वो परफॉर्म करने चाहिए, इस चीज को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन होता है इसमें हमारे पास जो डिफरेंट थाउजेंड ऑफ सिस्टम्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए हम लोग फंक्शन ओरिएंटेड जो डिजाइन अप्रोच होती है इसको यूज करते हैं। और डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो भी डायरेक्टली सपोर्टेड होती हैं फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को, जिनको हम लोग नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। इसके बाद मोस्ट डिजाइन मेथड्स होते हैं जो कि हमारे पास फंक्शन अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। इसके बाद जो केस टूल्स होते हैं जो कि हम लोग डिजाइन सपोर्ट के लिए यूज करते हैं वो भी फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन के लिए अवेलेबल होते हैं। केस टूल हमारे पास अपर केस होते हैं, लोअर केस होते हैं, जो कि हम लोग अर्ली एक्टिविटीज के लिए और हम लोग लेटर एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, जिनको हम लोगों ने फर्स्ट टू लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि हमारे पास केस टूल कौन से होते हैं और किस तरह हम लोग उनको यूज करते हैं और इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। कि जिसमें हमारे पास लोअर केस होते हैं टूल और अपर केस होते हैं, अर्ली एक्टिविटीज के लिए हम लोग यूज करते हैं और हम लोग लेटर एक्टिविटीज के लिए उनको यूज करते हैं। तो ये जो हमारे पास फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन होता है, जो इसका व्यू होता है उसको हम लोग इस तरह लेते हैं कि ये शेयर्ड मेमोरी यूज करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये एक ग्लोबली मेमोरी होती है जिसको ये ग्लोबली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास एक शेयर्ड मेमोरी है और इसमें ये मेन फंक्शन है इसके F1, F2 एंड F3। और मेन फंक्शन के बाद हम लोगों ने इन फंक्शंस को सब फंक्शंस में डिवाइड कर दिया कि F1 जो है इसका सब फंक्शन F4 है। सेम इसी तरह F2 का जो सब फंक्शन होगा वो F4 के साथ ही कम्युनिकेट करेगा। इस तरह जो F1 होगा ये F5 के साथ भी कम्युनिकेट करेगा और F3 जो होगा इसका भी सब फंक्शन जो होगा वो F5 फंक्शन होगा। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक फंक्शन ओरिएंटेड जो डिजाइन है इसका जो कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि हम इसमें शेयर्ड मेमोरी, और शेयर्ड मेमोरी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ ग्लोबल मेमोरी, कि यहाँ पे ये जितने भी फंक्शन है इसको ग्लोबल यूजर कर सकते हैं और इसके थ्रू सारा फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन का जो व्यू होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेचुरल फंक्शनल सिस्टम्स, कि कुछ हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जो कि नेचुरली फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को फॉलो करते हैं। सिस्टम में की बात की जाए तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, इसकी मिनिमम इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए जो हमारे पास फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन होता है इसको हम लोग यूज करते हैं। और ये जो हमारे पास सिस्टम होता है ये कंसर्न करता है प्रोसेसिंग को, जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इंडिपेंडेंटली फंक्शंस एक्शंस, कौन से फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिनकी जो आउटकम्स होती हैं वो प्रीवियस एक्शंस पे अफेक्ट नहीं करती, कि जब हम लोग कोई भी प्रोसेस कर रहे होते हैं तो इससे प्रीवियस एक्शन जो परफॉर्म हो चुका होता है इस पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होता।
इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू पैरामीटर्स, कि इंफॉर्मेशन जो हम लोग पैरामीटर्स के थ्रू, आर्गुमेंट के थ्रू, किसी वैल्यूज के थ्रू जो परफॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अगर हम एग्जांपल है एक ट्रांजैक्शन की, तो ट्रांजैक्शन जो प्रोसेसिंग होती है जो कि इस कैटेगरी में फॉल होती है, हर जो ट्रांजैक्शन होती है हमारी इंडिपेंडेंटली होती है। इसके एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि हमारे पास जो एटीएम है, एटीएम हमारे पास ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो कि एक हमारे पास कंप्लीट सिस्टम होता है, और कंप्लीट सिस्टम का हमारे पास जो मेन फंक्शन होता है वो एक ट्रांजैक्शन फंक्शन होता है, जिसमें हम ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग करते हैं। अगर हम इसके सब फंक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास पिन नंबर आ जाएगा, वेरिफिकेशन आ जाएगी, इसके बाद प्रिंट आ जाएगा, इंसर्ट आ जाएगा, हम लोगों ने जो प्रिंट करना होता है, जो हमारे पास जो आउटपुट आती है उसकी कितनी ट्रांजैक्शन आपने की है वो आ जाती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है हमारी, हर ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली जो होती है वो परफॉर्म होती है। इसमें हमारा हर जो ट्रांजैक्शन का टास्क होता है वो इंडिपेंडेंटली जो होता है वो परफॉर्म होता है, और पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है उस पे इंडिपेंडेंट होता है, उस पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। चूंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को भी यूज करते हैं, जो कि हमें लीड करता है एक रिलायबल और सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हमें लीड करता है। इसके बाद कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं जो कि लिटिल स्टेट को मेंटेन करती हैं फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन से जो रेलिवेंट होती हैं, इसके साथ वो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को फॉलो करती हैं, और जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं, मेथड को यूज करते हैं, केस टूल्स को यूज करते हैं, लोअर केस को यूज करते हैं, अपर केस को यूज करते हैं, जो कि अर्ली और लेटर एक्टिविटीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, और फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को ही हम लोग यूज करते हुए उनको वेल एस्टैब्लिश करते हैं। और एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हमारे पास जो होते हैं उनको मेंटेन रखा जाता है। जब भी हमारे पास कोई न्यू सिस्टम आता है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो पहले उसका जितना भी एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसको अपडेट किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल एटीएम आया तो एटीएम से पहले जितना भी अकाउंट का सिस्टम था उसको अपडेट किया गया एटीएम के थ्रू, कि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो हमारी एटीएम में अपडेट हो चुकी थी। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में जब भी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो पिछले सिस्टम को, एग्जिस्टिंग सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हम लोग उसको फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को यूज करते हैं और मेंटेन करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को मैथमेटिकली, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं टूल्स की, जिसमें हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम आ जाती है जिसको हम लोग डीएफडी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डाटा फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर डिकम्पोजिशन आ जाती है, डिटेल डिजाइन आ जाता है। इसके साथ हमारे पास कुछ और भी इसमें टर्म यूज होती हैं, डाटा डिक्शनरी की होती है। इसके बाद हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर डिकम्पोजिशन है इसको स्ट्रक्चर चार्ट भी बोलते हैं, और इसके साथ हमारे पास सोडो कोड आ जाता है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम जो होती है इसमें हमारे पास जो डाटे की प्रोसेसिंग होती है, जिसमें हम लोग डाटे का फ्लो जो होता है उसको डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने किस तरह उसको यूज करना है। और जितनी भी हमारा प्रोसेस मैप होता है प्रोसेसिंग का, किसी भी सिस्टम के प्रोग्राम का प्रोसेस मैप जो होता है, हम लोग उसको डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन आ जाती है हमारे पास स्ट्रक्चर डिकम्पोजिशन, स्ट्रक्चर चार्ट भी जिसको बोलते हैं, कि ये डिपिक्ट करती है कि मॉड्यूलर डिजाइन ऑफ प्रोग्राम, कि डिजाइन का मॉड्यूलर हमारे पास जो डिजाइन है वो क्या है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह हमने फंक्शंस को डिकम्पोज करना है, किस तरह हमने सब फंक्शंस को ग्राफिकली स्ट्रक्चर चार्ट में यूज करना है। और स्ट्रक्चर चार्ट का मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रक्चर डिकम्पोजिशन या स्ट्रक्चर जो चार्ट होता है वो डिपिक्ट करता है हमारे मॉडर्न डिजाइन ऑफ प्रोग्राम को। इसके बाद हमारे पास एक डाटा डिक्शनरी होती है। डाटा डिक्शनरी जो होती है जिसमें हम लोग लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स यूज्ड इन सिस्टम, जिनको हम लोगों ने यूज करना होता है उनको यूज करते हैं डाटा डिक्शनरी को, लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स को। इसके बाद हमारे पास जो सूडो कोड होता है, सूडो कोड हमारे पास डिपिक्ट करता है प्रोग्राम के लॉजिक को, कि किस तरह हमने अपने प्रोग्राम का लॉजिक यूज करना है। इसके लिए हम लोग पीडीएल यूज करते हैं जिसको प्रोग्रामिंग डिजाइन लैंग्वेज भी बोलते हैं।
डिटेल डिजाइन की बात करें तो जिसमें हम लोग एंटिटीज हमारे पास जो होती है, डिजाइन होता है, इंटरफेस होता है, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं, मीन का सूडो कोड में ही डिस्कस करते हैं, जिनको हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल डिजाइन लिया हुआ है। और इसमें एक डिफरेंट हमारे पास जो रिकॉर्डेड डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में क्या होता है कि जितने भी हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है उसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसको, किसको यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग डिजाइन लैंग्वेज को यूज करते हुए। ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी जिसमें हम लोग फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को मैथमेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम्स, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमने देखना होता है कि फ्लो ऑफ इनपुट टू आउटपुट के इसका हमारे पास जो डाटा का इंफॉर्मेशन का जो फंक्शन का फ्लो है वो क्या है। इसमें हम लोग इनपुट से आउटपुट की तरफ फ्लो देखते हैं। इसके बाद जो इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं हमारे डिजाइन मेथड्स के, वो हम लोग देखते हैं जिनको सपोर्ट करता है हमारा केस सिस्टम जो होती हैं। इसके बाद उनको ट्रांसलेट किया जाता है सीक्वेंशियल और पैरेलल डिजाइन में। पैरेलल डिजाइन और सीक्वेंशियल डिजाइन क्या होता है, सीक्वेंशियल डिजाइन में प्रोसेसिंग एलिमेंट्स और जो फंक्शंस होते हैं और प्रोसीजर जो होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, जबकि पैरेलल डिजाइन में प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के साथ हम लोग देखते हैं कि हाउ द प्रोसेस, किस तरह हमारे फंक्शन जो है वो प्रोसेस करेंगे, किस तरह एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करेंगे, इस चीज को हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास डीएफडी नोटेशंस आ जाती हैं कि जब भी हम लोगों ने डीएफडी को ड्रा करना होता है तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स को यूज करते हैं। उन स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स में हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल होती है जो जिसमें हम लोग फंक्शंस को और ट्रांसफॉर्म को इंडिकेट करते हैं। रेक्टेंगल जो होती है हमारे पास डाटा स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। सर्कल जो होता है जो कि यूजर इंटरेक्शन करता है विद द सिस्टम, उसके लिए यूज किया जाता है। एरो जिसमें डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो हमने शो करनी होती है उसके लिए यूज करते हैं। और कीवर्ड्स में हम लोग एंड और का कीवर्ड जो होता है उसको यूज करते हैं कि डिफरेंट जब हमने फ्लो का लिंक करना होता है तो उसके लिए हम लोग ये की को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक डाटा फ्लो डायग्राम भी बनी हुई है जिसमें हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए डीएफटी ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर डिटेल ब्लैंक फॉर्म होगा, ऑर्डर फॉर्म होगा, इसके बाद कंप्लीट ऑर्डर फॉर्म होगा। कंप्लीट ऑर्डर फॉर्म हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल है, तो राउंडेड रेक्टेंगल हम लोग फंक्शंस या ट्रांसफॉर्म के लिए यूज करते हैं। तो फंक्शंस, ये फंक्शंस होंगे, कंप्लीट का वैलिडेट ऑर्डर का फंक्शन होगा, इसके बाद रिकॉर्ड ऑर्डर का फंक्शन होगा, इसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है ये हमारे पास डाटे को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। और डाटे को स्टोर करने के लिए जो यूज करते हैं इसके लिए हमने ऑर्डर फाइल रखा, इसमें हमारा ऑर्डर का फाइल्स का जो डाटा होगा वो स्टोर होगा। इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शंस होंगे, सेंड टू सप्लायर और एडजस्ट अवेलेबल बजट। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन जो स्टोर होगी इस बजट फाइल में स्टोर होगी, ये ऑर्डर की फाइल होगी, ये बजट की फाइल होगी। तो इस तरह हम लोग किसी भी ऑर्डर की जो प्रोसेसिंग डायग्राम होती है डीएफटी में इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो सर्कल होता है, सर्कल के लिए हमने देखा कि सर्कल हमारे पास यूजर इंटरेक्शन के लिए यूज किया जाता है कि यूजर इंटरेक्शन के लिए यूजर ने किस तरह यूज करना है, यूजर को किस किस फंक्शन की एक्सेस होगी, वो किस तरह उसको यूज करेगा। सर्कल में हम लोग यूजर को इंडिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं सिस्टम के साथ। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वेरीफाई द वन, वेरीफाई टू, इस तरह हम लोगों ने ये डिफरेंट सर्कल को यूज करके यूज किया हुआ है यूजर की इंटरेक्शन के लिए। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि ये हमारे पास एक एटीएम जो है इसकी डायग्राम बनी हुई है। चूंकि मैं आपको लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एटीएम हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम है। कंप्लीट सिस्टम के बाद हम लोगों ने उसके मेन फंक्शन में उसको डिवाइड कर दें। अगर हम लोग उसके मेन फंक्शन जो है उसमें एक विदड्रॉ का फंक्शन लें, एक डिपॉजिट का फंक्शन लें, एक उसमें ट्रांसफर का फंक्शन लें, ये थ्री जो है वो हम लोग मेन फंक्शन लें, तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। जब ब्लॉक ऑफ कोड आएगा जो मेन फंक्शन होंगे तो इन मेन फंक्शन को हम लोग सब डिवाइड करेंगे, सब फंक्शंस में मेन फंक्शन को सब फंक्शंस में डिवाइड करेंगे। और ये जो मेन फंक्शन मैंने आपको थ्री मेन बताए हैं कि एटीएम एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें हमने देखना है कि व्हाट द सिस्टम डज, कि हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या करेगा। और मेन फंक्शन में मैंने थ्री आपको बताए हैं जिसमें विदड्रॉ, डिपॉजिट और ट्रांसफर का फंक्शन। अब अगर मैं एक विदड्रॉ जो मेन फंक्शन है इसको सब फंक्शंस में डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा पिन वेरिफिकेशन आ जाएगा, इंसर्ट का फंक्शन आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास प्रिंट का फंक्शन आ जाएगा जो कि सब फंक्शंस होंगे। मेन के विदड्रॉ के जो सब फंक्शंस होंगे मेरे पास
वो मेरे पास एक वैलिडेशन का फंक्शन होगा, पिन वैलिडेशन का, दूसरा सब फंक्शन होगा इंसर्ट का, तीसरा प्रिंट का फंक्शन होगा जिसमें हम लोगों ने प्रिंट लेना होता है कि टोटल हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी हुई है, कितनी बाकी रह गई है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमने एक डायग्राम डाल दिया कि कस्टमर जो होता है, क्लाइंट हमारा जो होता है, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करने के बाद जो टेलर होता है वो आईडी उससे पूछता है, आईडी जो होती है अगर तो वो हमारी वैलिड आईडी हो तो हमारे पास जो चेक बैलेंस होता है, अगर हमारी वैलिड आईडी ना हो हमारा रिजेक्ट की तरफ केस चला जाता है। जब रिजेक्ट की तरफ चला जाएगा तो हमारी टोटल जो केस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, हमें दोबारा जो है रिक्वेस्ट की तरफ आना पड़ेगा। अब अगर हमारी वैलिड आईडी होती है, आईडी वैलिड हो तो चेक बैलेंस होता है, अगर तो बैलेंस जितना हमने लेना है उससे हमारा जो है जो पड़ा हुआ है उससे लेस देन हो तो हमारा जो बैलेंस होता है वो ओके। ओके अगर ना हो, अगर हम जितना हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है उससे ग्रेटर हम अप्लाई कर दें तो वो रिजेक्ट की तरफ चला जाता है। अगर हमने उससे लेस देन अप्लाई किया है कि जितना हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो यस की तरफ जाएगा और पॉलिसी चेक होगी, पॉलिसी चेक करने के बाद विद इन पॉलिसी उसको ट्रांजैक्शन हो जाएगी। जब ट्रांजैक्शन होगी तो उसको कैश जो है वो क्लाइंट को दे दी जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ पे विद इन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कस्टमर जो है वो फॉलो नहीं करता किसी पॉलिसी को तो वो भी केस हमारा रिजेक्ट की तरफ चला जाता है। होपफुली ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है कि जिसमें एक टेलर की एग्जांपल है, एटीएम की एग्जांपल ले लें या टेलर की एग्जांपल ले लें बैंकिंग में, तो ये अच्छी तरह से फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि जिसमें हमारे मेन फंक्शंस क्या हैं, जिसमें हम वैलिडेट किस तरह करते हैं, सब फंक्शंस कौन कौन से हैं और किस तरह ये एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरल डीकंपोजिशन। स्ट्रक्चरल डीकंपोजिशन का जिसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट का बताया है कि हमारे पास इसमें चार्ट बनता है और ये जो चार्ट होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चरल चार्ट होता है ये डिपिक्ट करता है हमारे मॉड्यूल डिजाइन ऑफ प्रोग्राम को। और स्ट्रक्चरल डिकम्पोजिशन जो होती है जो वो कंसर्न करती है डेवलपिंग ऑफ द मॉडल डिजाइन, जिसमें हम डायनामिक स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस कार्ड को डिस्कस करते हैं। और इसमें हमारे पास जो सेम एज स्टैटिक कंपोजिशन स्ट्रक्चर होता है इससे रिलेट नहीं करता और ना ही ये स्टैटिक कंपोजिशन स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो एम होता है हमारे पास वो ये है कि जितने भी हमारे डिराइव यूनिट्स हैं वो हाईली कोहेसिव और लूजली कपल्ड, इनको हम लोगों ने शो करना होता है डिजाइन में कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर चार्ट बन रहा है इसमें हमारे पास कोहेसिव और लूजली कपल्ड फंक्शंस कौन कौन से हैं, इनको हम लोगों ने इंडिकेट करना होता है। और इसके बाद डाटा फ्लो डायग्राम जो होती है हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने स्ट्रक्चरल चार्ट में। ये था हमारा स्ट्रक्चर डिकम्पोजिशन। इसके बाद डिकम्पोजिशन कुछ गाइडलाइंस हैं कि किस तरह हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए हम लोग टॉप टू लेवल यूज करते हैं, टॉप टू बॉटम लेवल, जिसमें हमारे पास 4 फंक्शंस होते हैं जिनमें इनपुट, प्रोसेस, मास्टर फाइल और अपडेट एंड आउटपुट फाइल्स होती हैं। इसके बाद डाटा जो होता है वो वैलिडेशन फंक्शंस जिसमें होते हैं और वैलिडेशन फंक्शन में हमारे पास सब ऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें इनपुट फंक्शंस होते हैं और कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोल होता है जिसमें रिस्पांसिबिलिटी होती है कि टॉप टू बॉटम जितनी जितनी भी हमारे पास हायरार्की बन रही है वो हमारी चेक एंड बैलेंस के थ्रू, मीन के वो हमारी कोऑर्डिनेशन के थ्रू चेक होके अकॉर्डिंग टू चेक पॉलिसी के वो चेक हो के आए कि जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करके आए नीचे टॉप टू बॉटम की तरफ। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट हमारा एम होता है कि हम लोग लूजली कपल्ड और हाईली कोहेसिव जो फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग इंडिकेट कर सकें और हर फंक्शन जो होता है वो सिंपल वन ओनली वन जो है वो ही फंक्शन परफॉर्म कर सके। और इसमें हर जो नोड होता है स्ट्रक्चर चार्ट में हम लोग उसमें 2 और 7 सब ऑर्डिनेट्स रखते हैं कि एक मेन फंक्शन जो है उसमें हम लोग 2 से लेकर 7 तक सब ऑर्डिनेट्स जो हमारे पास सब फंक्शंस होते हैं उनको लेते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। प्रोसेस स्टेप्स किसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, सबसे पहले प्रोसेसिंग को आइडेंटिफाई करने के बाद इनपुट ट्रांसफर की जाती है, इनपुट के बाद आउटपुट होती है और आउटपुट के बाद हमारे पास ग्रुप अंडर द आउटपुट फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं इनिशियल स्ट्रक्चर की है कि सबसे स्टार्ट वाला हमारा स्ट्रक्चर ये था जिसमें हमने प्रोड्यूस किया डिजाइन रिपोर्ट को, गेट किया, कॉलेट किया एंटिटीज को, जनरेट किया रिपोर्ट को। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंड करें इसको तो एक्सपेंड करके हमारे पास सब फंक्शंस आ जाते हैं ये। और इन सब फंक्शंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास फर्दर जो है इस तरह हमारा फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है, फाइनल चार्ट जो होता है वो डिजाइन हो जाता है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से एक दफा
देख लेना है कि ये किस तरह हम लोग अपने इनिशियल स्ट्रक्चर चार्ट से फाइनल स्ट्रक्चर चार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास डिटेल डिजाइन आ जाता है। डिटेल डिजाइन जिसमें मैंने सूडो कोड लिखा है कि पीडीएल हम लोग प्रोग्रामिंग डिजाइन लैंग्वेज को यूज करके इसको कंप्लीट करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें सारी स्पेसिफिकेशंस होती है, फंक्शंस की स्पेसिफिकेशन होती है, डिस्क्रिप्शंस होती है, डिक्शनरी होती है, ये जिसमें हम लोग ईच आइटम्स को करते हैं, और इसके बाद जितना प्रोग्राम का लॉजिक होता है उसको प्रोग्रामिंग डिजाइन लैंग्वेज जो होती है, जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के बिल्कुल नियर होती है, उसको यूज करते हैं डिटेल डिजाइन के लिए। इसके बाद हमारे पास डाटा डिक्शनरी में एक टेबल बनता है। टेबल में हमारे पास एंटिटी नेम होता है, नेम के बाद उसकी टाइप होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, जो कि हमारी बैक एंड पे होती है, जहां से हमारा डाटा जो होता है उसने चेक करना होता है, वैलिडेशन लगी होती है, उसने चेक करना होता है कि किस टाइप का हमारे पास डाटा आ रहा है। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि आज हम लोगों ने फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को डिस्कस किया है। अगर मैं इसको समराइज करूं अपने लेक्चर को, तो सबसे पहले मैंने आपको फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन का बताया कि फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में हम लोग फोकस ऑन फंक्शंस के फंक्शंस पे फोकस करते हैं कि व्हाट द फंक्शंस एक्शन शुड बी परफॉर्म, कि कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। मेनली एम्फासाइज हम लोग मेनली जो डिस्कस करते हैं व्हाट द सिस्टम डज, कि हमारा सिस्टम व्हाट द डज क्या करेगा, इसके बाद कौन से एक्शन परफॉर्म करेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि हम लोग इसमें कंप्राइज करते हैं मैनी स्मॉलर जो सब सिस्टम्स होते हैं, इनको स्मॉलर फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद हमने एक एटीएम की एग्जांपल लिया कि एटीएम हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम है। उसके बाद उसके जो मेन फंक्शंस होते हैं तीन होते हैं, विथड्रॉ का, डिपॉजिट का, ट्रांसफर का। और उसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम विथड्रॉ को लें तो ये एक मेन फंक्शन है, ब्लॉक ऑफ कोड है, और इसमें हमारे पास स्मॉलर फंक्शंस हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास प्रिंट वैलिडेशन हो सकती है, पिन की वैलिडेशन हो सकती है, इंसर्ट का फंक्शन हो सकता है, प्रिंट का फंक्शन हो सकता है। इसके बाद हमारे पास हमने देखा है कि ये जो फंक्शंस होते हैं ये हमारे पास फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन जो होता है, ये आपने चीज याद रखनी है कि ये फॉलो करता है हमारे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो मेथोडोलॉजी होती है उसको यूज करते हैं। मीन के मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन होता है ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की मेथोडोलॉजी को यूज करता है। और मेनली हमारे पास ये जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन होता है ये सूटेबल होता है वहां पे जहां पे हमारे पास वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स, उनके लिए हम लोग फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को यूज करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन होता है इसको मैथमेटिकली या हम लोग ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ चीजें बताई हैं, डाटा फ्लो डायग्राम जो कि प्रोसेस करती है मैप प्रोग्राम ऑफ सिस्टम्स को, और डाटा डिक्शनरी का बताया जो कि हमारी लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स जो कि हम लोग सिस्टम में यूज करते हैं उनको डिपिक्ट करती है। इसके बाद स्ट्रक्चर चार्ट का बताया है कि जो कि हमारे पास डिपिक्ट करता है मॉड्यूल डिजाइन ऑफ प्रोग्राम्स को। इसके बाद सूडो कोड का बताया कि डिपिक्ट करता है जो कि प्रोग्राम के लॉजिक को। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।